ओम। 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 गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज हम कुछ उदाहरण से देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। अभी तक हमने उसके ज्यादातर हमें उसका एडवांटेज ही बताया जाता है कि कैसे डेमोक्रेसी एक एप्रोप्रिएट या बेटर फॉर्म है। ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन साथ साथ उसकी जो बी साइड है, जैसे हर एक चीज की एक ए साइड होती है, एक बी साइड होती है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी परिस्थिति है, या कोई भी मैटर है, उसके प्लस माइनस रहते हैं। ए साइड बी साइड रहती है। तो आज हम थोड़ा बी साइड भी देखेंगे, ए साइड भी देखेंगे साथ साथ। ए साइड तो आमतौर पे हमें पता है ना। हमें अभी तक हम लोकशाही में हमारा जन्म हुआ, डेमोक्रेसी एक उसमें। तो देखो, एक मुर्गी का फार्म है। तो वहाँ सैकड़ों हजारों मुर्गियां हैं। वो अंडे देती है, उसमें अंडे में से और मुर्गियां बनती है, और वो भी अंडे देती है, उससे और मुर्गियां बनती है। तो ऐसे वो चलता रहता है। मुर्गियों की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। उसको फिर जो उसका स्पेशल खाना आता है, कुछ कंपनियां बनाती है, वो देते रहते हैं।
तो उसको जो खाना देता है वो आदमी, वो मुर्गियों को कैसा लगता होगा? आप कुछ वीडियो से देखे होंगे या मैंने तो रियल में भी देखा है। जैसे ही उसका टाइम होता है वो हर रोज वो टाइम पे आता है और बहुत सारी बैग्स होती है 50 kg की, वो डालता जाता है और मुर्गियां एकदम सब दौड़ती है और खाना खाने लगती है। उसको भी भूख लगी होगी। मान लो कि अगर वो मुर्गी फार्म है, उसमें लोकशाही आ जाए और सभी मुर्गियों को बोला जाए कि आज से ये एक रिपब्लिक है, प्रजासत्ताक है और ये एक डेमोक्रेसी है और आप अपना जो राज्य करता है वो चुनेंगे, इसके लिए इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे और आपको मतदान का अधिकार मिलेगा। और वहां पे चुनाव होते हैं, तो वो चुनाव में मुर्गियां कौन से मनुष्य को मतदान करेगी, कौन उसको मसीहा लगेगा, ईश्वर लगेगा। नेचुरली जो आदमी उसको हर रोज खाना देता है, सुबह शाम या शायद 3 बार, उसको वो पता नहीं है कि उसका अंडे भी वही चुराता है। और अंततः वो ही उसको कत्ल खाने भेजेगा, बेच देगा। और यही हेतु से तो वो मुर्गी फार्म चलाता है। अदरवाइज मुर्गी फार्म का मतलब क्या है? अंडे बेचना और मुर्गियों को बेचना। तो जो फ्री में अनाज देता है, वो क्यों देता है फ्री में खाना? वो कोई मसीहा है क्या? वो कोई उद्धारक है? वो कोई बड़ा लीडर है? नेचुरली वो एक व्यापारी है और मुर्गियों को खाने खिलाने में उसका एक निहित स्वार्थ है। मुर्गियां उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती, उसका ध्यान भी नहीं होता असल में। पर ये तो अगर मुर्गियां कोई बवाल न खड़ी करते, इसलिए ये मतदान का और इलेक्शन का और रिपब्लिक का, प्रजासत्ता का, ये सब एक फ्रेमवर्क रचना करता है। अगर मुर्गियां कुछ बोले ऐसा वैसा है, तो बोलेगा कि आपने ही वोट किया है, आप ही जिम्मेवार है। करेक्ट। तो अगर वो ज्यादा खाना खिलाता है तो उसका ज्यादा जल्दी प्रोडक्शन चाहिए, उत्पादन चाहिए। लेकिन मुर्गियों को तो ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ा मसीहा है, देवदूत है, कोई महापुरुष है, महोदय है, महाशय है, महानुभाव है, महारथी है। तो ये हमने एक उदाहरण देखा।
ऐसा फिशरीज में भी होता है, जो इनलैंड फिशरीज होती है, जो जमीन पे होती है या घर के पास तालाबों में, कहीं प्रांतों में, बंगाल वगैरह में होती है। वहां भी वो मछलियां होती है, उसको हर रोज हजारों की तादाद में मछलियां आती है। जब उसका फीडिंग टाइम और फीडिंग स्पॉट, खाना डालने की जगह और खाना डालने का समय है, वहां जब खाना डालता है वो आदमी, तो वहां आती है और खाती है। तो वो फिश को बोला जाए कि भाई ये दुनिया में मसीहा कौन है, जो उद्धारक है वो कौन है, या महापुरुष महोदय महारथी महानुभाव कौन है। तो नेचुरली जो आदमी उसको खाना डालता है वही है उसके लिए। लेकिन उसका कृत्य तो ठीक है, लेकिन वो कृत्य के पीछे उसका इरादे क्या है। कृत्य तो जो उसके एक्शन है वो परफेक्ट है या वेरी बिनाइन दिखते हैं कि ये तो दिव्य कार्य है। तो अगर वो फिश को वोटिंग करने का होगा तो वो किसको वोट करेगी? वो फिश की दुनिया में लोकप्रिय कौन होगा, प्रतिष्ठित कौन होगा? जो असल में उसका बुरा करने का जो सोच रहा है वही उसके लिए मसीहा होगा। एक जगह ऐसा हुआ, जो ठंडा प्रदेश होगा, यूरोप जैसा कोई, वहां पे एक ग्वाला था, उसके पास बहुत सारे शिप्स थे, भेड़ बकरियां। तो वो हमेशा उसका सब दूध वगैरह सब लेकर बेचता था। तो एक बार एक भेड़ या बकरी ने बोला कि भाई ये तो हमें सर्द में ठंड लगती है। वो खुद तो स्वेटर पहनता है, ओवरकोट पहनता है, लेकिन हमें नहीं देता। हमें तो ऐसे ही वो छोड़ देता है बान में, जो उसका रहने का जगह है उसमें, और हमें कितनी ठंड लगती है। तो फिर वो जो भेड़ बकरी है वो उसका एक नेता बन जाता है, और ये सब भेड़ बकरियां बहुत बड़ा उपद्रव कर देती। फिर मालिक बोलता है, वो ग्वाला जो है गोपाल, वो बोलता है कि भाई क्या प्रॉब्लम? तो बोलता है हमें सर्द में बहुत ठंड लगती है, ये होता है। अरे कि इतना ही है, चलो मैं ठंड के समय में, जाड़े के समय में आप सबको एक वूल का स्वेटर दूंगा। तो सब भेड़ बकरियां इतनी खुश हो जाती है, इतनी तालियां बजाती है, और उसको लगता है कि उसका मालिक एक देवदूत है, एक मसीहा है। लेकिन एक छोटा सा भेड़ का बच्चा पीछे खड़ा है, वो बोलता है कि ऊन कहाँ से आएगा, वूल कहाँ से आएगा? तो फिर ये सब तो इतने मजे में है कि वो उसको बोलता है कि तुम तो नेगेटिव ही सोचते हो, नेगेटिव ही देखते हो। हाँ, वो सत्य बोलता है, लेकिन उसको एक तिलक लगा देते हैं कि ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि वो सत्य को वो झेल नहीं पाते या देखना नहीं पाते। हाँ, हम जो सत्य को देखना नहीं पाते, तो बोलता है ये तो नेगेटिव है। कोई आदमी
बोलता है कुछ तो बोलता है नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सच छुपा है वो सत्य से पर्दा करने के लिए, उसको दरकिनार करने के लिए, साइडलाइन करने के लिए हम उसके ऊपर एक लेबल लगा देता है कि ये नेगेटिव है। फिर वो व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई परिस्थितियां ऐसी हो जो हम देखना नहीं चाहते, उसमें सच छुपा है, तो हम कहते हैं ये परिस्थितियां तो नेगेटिव है। या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें सच छुपा है, उसको हम नेगेटिव कह देते हैं। या वो टाबूज रहता है, वो हर एक समाज में टाबूज रहता है। कुछ टॉपिक है उसके बारे में कभी चर्चा ही नहीं होती। चर्चा तो छोड़ो, उसका उल्लेख भी नहीं होता। कोई वो लफ्ज अगर जुबान पे लाए तो बोलेंगे कि ये तो कैसा है, द पीपल विल अवॉइड दैट फेलो, कि ये तो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये तो सांस्कृतिक नहीं है। करेक्ट, इट डजंट फिट इनटू आवर कल्चर। तो हमने देखा कि एक मुर्गी का फार्म था, एक फिशरी थी इनलैंड, वो थी। हाँ, बहुत सारे भेड़ बकरियों का फार्म था जो एक ठंडे प्रदेश में कोई ग्वाला इस्तेमाल करता था। तो वहां पे डेमोक्रेसी का क्या हाल हुआ? वो तो हाराकिरी हुई, एक आत्महत्या ही हुई सामूहिक तौर पे। और असल में वो क्या था, एक आर्थिक चीज थी। उसको छुपाने के लिए एक राजकीय चीज खड़ी कर दी गई। असल में वो क्या था, मुर्गी फार्म, वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था, कॉमर्स का सब्जेक्ट था, पैसे का, धन संपत्ति का, मीन्स आर्थिक था। लेकिन उसको रूप क्या बताया गया? राजकीय बताया गया। वैसे ही फिशरीज है, वो क्या था बेसिकली, एक वो आर्थिक प्रवृत्ति थी, लेकिन उसको एक फेकेड, एक नकाब क्या दिया गया, मोहरा, कि ये एक राजकीय तंत्र है। वैसे ही हमने ये भेड़ बकरियों के बारे में देखा कि असल में सॉल्यूशन था ही नहीं, लेकिन वो खुश हो गए कि सॉल्यूशन है। तो वो सॉल्यूशन किससे निकलने वाला था? उनके ही शोषण से निकलने वाला था। तो जहां जहां भी जो एक्सप्लॉइटर्स है, मैनिपुलेटर्स है, जो हेराफेरी करने वाले लोग हैं, चालाक लोग हैं, चतुर लोग हैं, चालू लोग हैं, उनके लिए डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है। ना, दैट्स द बेस्ट सॉल्यूशन। उसका करेक्ट, वो मसीहा भी बना रहेगा। हाँ, वो सब उसका एक्सप्लॉइट भी करेगा, मैनिपुलेट भी करेगा, रूल भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा, इन्फ्लुएंस भी करेगा। करेक्ट, और खुद एक मसीहा भी बना रहेगा। जो उसका इमेज है, इवन उसका फीलिंग्स है, वो जो जीव है, मछली है या भेड़ बकरी है या मुर्गिया है, वो भी दे विल फील सो मच बेटर विथ दिस पर्सन। आप नजर दौड़ाएंगे, यहाँ पे पृथ्वी पे जाली मसीहा का जाल है, आज का नहीं है। हर जगह आपको जाली मसीहा मिलेंगे। और बाद में तो क्या होता है, ऐसे जो जाली मसीहा होते हैं वो खुद भी अपने को मसीहा मानने लगते हैं, बिकॉज दे विल से, देखो हजारों भेड़ बकरियां भी मुझे मसीहा मानती है, ये फीस है वो भी मुझे मानती है,
या ये मुर्गियां है, करे इतनी सारी मुर्गियां गलत कैसे हो सकती? तो वो खुद अपने को भी धोखाधड़ी में रहता है कि मैं मसीहा हूं। असल में जो फैक्ट्स है, जो ट्रूथ है, वो बिल्कुल विपरीत है। He is just using those fellows or fellies. तो ये जो डेमोक्रेसी है, ये एक छलावा है। इट्स अ डिसेप्शन। और जो हम लोगों को पसंद है, हाँ, कि ये मत डाला फिर 5 साल चिंता और कोई सब करेगा। सोसाइटी का सेक्रेटरी है या प्रेसिडेंट है, वो उसको 1 साल तक दे दिया, फिर हम आराम से सो सकते हैं। हाँ, तो ये हमारा प्रमाद है, हमारा आलस्य है। करें तो जहां जहां ऐसे पैरासिटिक टेंडेंसीज है, हाँ, उसके लिए डेमोक्रेसी ही ठीक फॉर्म है। हाँ, और दूसरे पे ब्लेम भी कर सकते कि भाई ये तो इसको मैंने वोट दिया था और ये ऐसा निकला और वो कुछ करता नहीं। करेक्ट। तो वो जो अपने आप का खुद का जो इमेज है, तो जो भी जाली है, वो भी मजबूत का मजबूत रहता है। तो जितने भी पैरासाइट्स है, उसके लिए डेमोक्रेसी ही योग्य है। वो लाखों लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे डाल देने की है। और कुछ लोग हैं, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। असल में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ जो शक्ति है वो चाहिए। इसलिए वो बोलते हैं कि आई विल टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट। और जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़े हुआ जो शक्ति है, सत्ता है, जो अंकुश है, वो लोग ले लेते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो वही। ठीक है, कुछ फेस सेविंग विंडो ड्रेसिंग हो जाता है ताकि वो जवाब दे सके कि ये किया, ये नहीं किया, ये किया। या कुछ दिखा देते हैं कि ये हुआ 5 साल में, 10 साल में। तो ये एक मोबोक्रेसी है। मोब माने टोड़ू, टोड़ी। यहाँ करोड़ों लोगों की टोड़ी है, वो डिसाइड करती है कि कौन ठीक है। हाँ, और मोब को कोई दिमाग नहीं होता, इंडिविजुअल दिमाग नहीं होता। और जब आदमी टोली में होता है, तब उसका दिमाग काम करने का बंद कर देता है। हाँ, जितने भी नरसंहार हुए, वो सब टोली में ही होते हैं। अकेला आदमी अगर नरसंहार करेगा तो वो क्रिमिनल होगा। लेकिन बहुत बड़े एक ग्रुप बना के वो करेगा तो वो कुछ और हो सकता है। तो फिर जो मॉब साइकोलॉजी है, कोई भी मॉब हो, एक बड़ी विराट टोली हो, तो उसमें व्यक्तिगत दिमाग फिर नहीं होता। उसमें एक सामूहिक जो दिमाग है, जो एक हमारा पाशवी रूप है, एनिमल इंस्टिंक्ट है, वो इंस्टिंक्ट दिमाग का स्थान ले लेते। और क्योंकि वो टोली है, इसलिए सब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकते हैं। इसलिए जितने भी क्राइम होते हैं, जितने भी इरेगुलर चीजें होती है, जितनी भी अनटोवर्ड्स चीजें होती है, वो सब हमेशा साथ मिलके ही होती है। ताकि वो बोलेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बोलेगा ये रिस्पॉन्सिबल है।
जैसे एक जापानीज, एक जर्मन और एक इंडियन कहीं पे मिले और जुआ खेल रहे थे भारत में, तो पुलिस आ गई, उसको पकड़ लिया। तो जापानीज को तो पता था, कहीं पढ़ा था कि पुलिस को कैसे समझाते हैं। तो उन्होंने पुलिस को साइड में बुलाया और कुछ लेन देन से मामला निपटा दिया। तो पुलिस बोले कि नहीं नहीं, ये जापानीज नहीं खेलता था, इसको जाने दो। फिर जर्मन को बोला तू क्यों खेलता था। तो जर्मन को भी पता चला कि ये जापानीज ने क्या किया, तो उसने भी पुलिस को साइड में बुला लिया कि तू जुआ खेलता था, ऐसा है वैसा है, लाओ इतने रुपये। तो उससे दुगने रुपये जर्मन के पास से लिए ले। फिर बोला नहीं नहीं, ये जापानीज भी नहीं खेलता था, ये भी जर्मनी वाला भी नहीं खेलता। फिर इंडियन को बोले कि लाओ, अभी तू ही खेलता था। तो इंडियन बोलता है किसके साथ। तो वो अपने आप निकल गया। करेक्ट। तो हम यहाँ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी और पे डालने के लिए हमेशा तत्पर रहते। और जो शातिर दिमाग वाले लोग हैं, हाँ, वो बोलते हैं हाँ तुम सो जाओ दक्षेश भाई, गुदड़ू ओढ़ी ने, हाँ हम ये सब ठीक कर देंगे। तो ये एक अफीम जैसा है, कोई भी वाद है वो एक अफीम है, वो सबने लिया है। सपोज यहाँ पे 800 करोड़ लोग हो गए थोड़े दिन पहले, तो जहां जहां भी डेमोक्रेसी है वहां मूलतः यही खेल है। लोगों को आराम चाहिए, कंफर्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोई और ले ले। ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई तंत्र चाहिए। तो ऐसे लोग हैं वो ऐसा तंत्र खड़ा कर देते हैं कि लाओ भाई, तुम्हारी जो जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम ले लेते हैं। तो ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और सो जाते हैं। और इन लोगों को तो यही चाहिए, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक पावर जुड़ा हुआ होता है, उसको तो पावर में इंटरेस्ट है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वहीं की वहीं रहती है, लेकिन पावर चला जाता है। इसलिए लोग हैं वो अपने आप को निर्माल्य समझते हैं, क्योंकि पावरलेस समझते हैं कि हमारे पास कोई पावर नहीं है। असल में वो पावर उन्होंने ही दिया किसी को। तो जो डेमोक्रेसी का उदय है, लोग आमतौर पे मानते हैं कि वो ग्रीस में या वहां पे हुआ। ठीक है, वो है, लेकिन डेमोक्रेसी का उदय असल में भारत में हुआ था। यहाँ लिच्छवी गणराज्य थे। गण माने समूह लोगों का। तो वो लोग अपना राजा तय करते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये एक यूरोपीय कंसेप्ट है एक्सक्लूसिवली। उसके पहले भी यहाँ भारत में गणराज्य हो गए हैं, लिच्छवी वगैरह। फिर इसमें से आगे सब सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो ने उसके आगे काम किया और ये डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो आया। असल में वो सिटीजनशिप थी। एक छोटा सा सिटी हुआ करता था। वो जमाने में पॉपुलेशन तो कम थी, एक छोटा सा गांव समझ लो, आज का बड़ा गांव। तो वो सिटी हुआ करता था
और उसमें जो रहने वाले हैं उसको सिटीजन कहते थे। तो सिटी इतना छोटा हुआ करता था कि सब लोग एक दूसरे को पहचानते थे, क्योंकि बहुत सालों से वो वहीं रहते थे सब, उसके पुरखे वगैरह सब। तो ऑलमोस्ट सब लोग बाकी सबको जानते थे, और जिसको जानते थे उसको ही वो लोग वोट करते थे कि ये ऐसा है। लेकिन अभी जो डेमोक्रेसी है वहां सिटी तो है नहीं। हम जिसको वोट करते हैं हम क्या जानते हैं उसके बारे में? लगभग कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि साइज इतना बड़ा है। So democracy was designed for some community, small community, where everyone knew each other very well or reasonably well. जहाँ एक दूसरे को लोग जानते थे, वैसी जगहों के लिए लोकशाही का निर्माण हुआ था। लेकिन आज क्या है? करेक्ट, आज ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट, यहाँ पे इतने सारे बिलियंस ऑफ लोग हैं पृथ्वी पे, वो अक्सर जो वोट देते हैं वो किसी परसेप्शन को वोट देते हैं, वो कोई पर्सन को वोट नहीं देते। मीन्स वो किसी व्यक्ति या पक्ष या धारा या विचार को वोट नहीं देते, लेकिन वो पक्ष, विचार, धारा या व्यक्ति का उसके मन में ख्याल क्या है, तो वो अपने परसेप्शन से वोट देते हैं। वो ख्याल जो नैरेटिव बना है कैसे भी, तो नैरेटिव तो मीडिया बनाता है, टेक्स्ट बुक बनाती है, माहौल बनाता है। माहौल तो बनाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, या उसको अल्टर भी किया जा सकता है, उसमें फेरबदल भी होते रहते हैं। इसलिए ये जो डेमोक्रेसी है वो परसेप्शंस का खेल है, वो छायाओं का खेल है, वो वास्तविकताओं का खेल नहीं है। वास्तविकता कुछ भी हो, लेकिन अगर परसेप्शन उसके अलग बनाए जाए तो लोग परसेप्शंस को ही वोट करेंगे, क्योंकि वास्तविकता तो लोग देखते नहीं। आज विपुल भाई के स्कूटर में पंचर है तो वो तो मैं देखता नहीं, मैं तो बाजू में से निकल जाता हूँ कि मारे मोड़ू थाय छे, मुझे लेट हो रहा है। तो हम वास्तविकता से को तो देखते नहीं, इसलिए हमारा लगाव परसेप्शन से रहता है। जो एक नैरेटिव बना है, एक वर्णन बना है, एक फीलिंग बना है, एक दृश्य बना है जो हमें वास्तविक लगता है, तो असल में वो एक इट्स ए वॉर बिटवीन द इमेजेस। वो एक छायाओं का, प्रतिबिंबों का एक घर्षण, युद्ध या लड़ाई है। क्योंकि यहाँ हम हमारे कैंडिडेट को तो जानते नहीं, शायद कभी कहीं देखा है सम ऑफ द टाइम, बिकॉज यहाँ जो मत विस्तार है 20 लाख 30 लाख की साइज का तो मत विस्तार होता है एमपी का। और जैसे बड़े राष्ट्र है तो कोई मिला ही नहीं होता, उसका जो प्रेसिडेंट है ये कोई मिलते नहीं है। सिर्फ वो छायाएं होती है जो टेलीविजन, अखबार, मीडिया या टेक्स्ट बुक के द्वारा वो प्रोजेक्ट की जाती है, और वही छायाओं से हम जो कंक्लूजन, निर्णय निकालते हैं, वो जो परसेप्शन या नैरेटिव के आधार पे, वो उसके आधार पे चलती है। करेक्ट, तो हमारा जो अनुमोदन है वो असली नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन सम परसेप्शन। तो अगर परसेप्शन या नैरेटिव के आधार पे हमने वोटिंग किया है तो वो असली कैसे होगा? वो भी नकली ही होगा।
करेक्ट। फिर हमें पता चलता है जब असली चीज सामने आती है तो ये सिस्टम बाजू पे होता है, हमें पता चलता है कि ये तो असली नहीं है, लेकिन फिर हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। वी डोंट हैव अल्टरनेटिव्स। राजनीति में उसको टीना फैक्टर कहते हैं। ये दुनिया अक्सर टीना फैक्टर से चलती। TINA, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, मीन्स और कोई विकल्प नहीं है। जैसे मुझे और कहीं सर्विस करनी है लेकिन वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं यही जॉब में पड़ा रहा 30-35 साल। करेक्ट। मैरिड आदमी भी देखता है कि ये बीबी है, साली चिल्लाती है, ये टाइम पे खाने नहीं देती, लेकिन फिर भी टीना फैक्टर है कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। बाप भी देखता है कि ये लड़का परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, लेकिन वहां भी टीना फैक्टर है। रिश्ते में हमेशा टीना फैक्टर होता है, समाज में, राजनीति में। तो जो चालाक लोग हैं वो विकल्प खड़े होने नहीं देते। अगर लोगों के पास विकल्प होगा तो वो विकल्प को बल देंगे ना, विकल्प ही नहीं है। तो ये दुनिया में बहुत सारे टीना फैक्टर है। हाँ, लोगों को ऐसे पैसे की दुनिया बहुत मजा तो नहीं आता, लेकिन पैसे तो चाहिए, तो फिर से टीना फैक्टर आ गए। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। चलो ये पैसे की दुनिया में जैसे भी मेहनत करके या थोड़ा मैनिपुलेट करके मिलता है, ले लो, जरूरत के अनुसार, इच्छा के अनुसार। तो वैसा ही राजनीति में चलता है, वैसा ही समाज में चलता है। टीना फैक्टर बहुत चलता है, इसलिए ही टीवी चलता है। टीवी क्यों चलता है? वाइफ तो है, तो वो टीना फैक्टर से छूटने के लिए देखता है कि देखिए इसकी वाइफ कितनी अच्छी है, वो वाइफ कितनी अच्छी है। करेक्ट। तो वो एक थोड़े टाइम आदमी खुश होता है कि देखो ऑल्टरनेटिव्स है, लेकिन जैसा ही टीवी बंद करता है उसकी वाइफ बेलन लेके खड़ी होती है कि चलो अभी सो जाओ, देर हो गई। तो जो ये देखो हर जगह टीना फैक्टर। कुछ गुरु भी ऐसे ही कहते हैं कि भाई मैं ही हूं। करेक्ट, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो अगर कोई और गुरु के पास जाएगा तो भटकेगा। करेक्ट। तो उनकी भी अपनी इनसिक्योरिटीज रहती है, वो गुरु के मन में भी डर रहता है कि कहीं ये सब और कहीं मुर्गियां चली ना जाए। हाँ, दाना मैंने डाला और ये कटने के लिए या अंडे देने के लिए वो कोई। करेक्ट। करेक्ट। तो ये चलता रहता है। तो हमने आज देखा कि डेमोक्रेसी क्या है, और अगर जो व्यक्ति है, जो वोटर है, वो अगर सुशिक्षित नहीं है, सत्य में नहीं है, और वो कुछ भी खड़ा करता है, रिपब्लिक भी खड़ा कर ले, लेकिन रिपब्लिक की नींव क्या है, उसका बेसिक यूनिट तो व्यक्ति है। अगर वो व्यक्ति ही असत्य से भरा है, धोखाधड़ी से भरा है, तो वो सत्य को पहचान नहीं पाएगा। वो तो जो जिसको वोट देगा वो धोखाधड़ी में ही आगे होगा। देखो राजनेता के पास भी कोई विकल्प नहीं है।
करेक्ट, वो अगर सच बोलेगा तो लोग मार देंगे, इसलिए उसको बहुत सारे लोगों को खुश रखना है, इसलिए या तो वो मौन रहता है और या तो वो ऐसा बोलता है कि गंगा किनारे गंगाराम ने, जमुना किनारे जमुना दास। वो देखता है सामने कौन है और उसकी क्या पसंद है, उसके अनुसार वो अपने जो वाणी वर्तन विचार है वो बदलता रहता है। एक क्राउड चलता है पीछे, वो बोलता है समाजवाद समाजवाद समाजवाद, तो ये चालाक है, पीछे देख लेता है कि सबको समाजवाद चाहिए, तो वो तो बदलता रहता है अपना नारा, समाजवाद समाजवाद समाजवाद। फिर लोग बदल लेते हैं नारा, मूढ़ीवाद मूढ़ीवाद मूढ़ीवाद, तो उसके पास और कोई चारा ही नहीं है, उसको तो आगे रहना है सबसे, इसलिए वो पीछे देखता रहता है कि पीछे के लोगों को क्या चाहिए। करेक्ट, वही वो चिल्लाता रहता है लेकिन वो आगे रहता है 2 कदम। वो बोलेंगे मूढ़ीवाद मूढ़ीवाद मूढ़ीवाद, तो ये भी चिल्लाएंगे मूढ़ीवाद जिंदाबाद मूढ़ीवाद जिंदाबाद। पीछे का लोग जिसकी भी जय बुलाएंगे, आगे वाला को बोलना ही है। करेक्ट, कल जिसका वो हाय हाय कर रहे थे, अगर आज उसका वो जय जय करने लगे तो उसको तो उसका नेता ही रहना है। करेक्ट, तो उसका पर्सनल बिलीफ कोई नहीं है, पर्सनल कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि जो पीछे का जो झुंड धक्का आ रहा है जैसे लोकल ट्रेन में धक्का आता है तो मुंबई में, तो चढ़ने वाला है वो उतर जाता है, वो उतरने वाला चढ़ जाता है, ऐसा कभी कभी होता है। तो ये लोकशाही में यही होता है, पीछे वाला अगर, पीछे जो 10 लाख लोग हैं वो बोलेंगे मूढ़ीवाद मूढ़ीवाद मूढ़ीवाद, तो ये भी बोलेगा मूढ़ीवाद मूढ़ीवाद। फिर जैसे ही वो पीछे, कान तो पीछे होते, जैसे ही उसको पता चलेगा कि ये बढ़ रहा है, तो वो तो मीन्स उसके कोई विचार मायने नहीं रखते क्राउड में। क्राउड के जो विचार है वही उसके विचार है, इसलिए तो वो जनप्रतिनिधि कहता है। उसके जो अंगत विचार है वो अपने घर में एक्सरसाइज करेगा, लेकिन जाहिर जीवन में उसके पीछे जो क्राउड है, फिर वो क्राउड 100 मिलियन का है, 200 मिलियन का है, या 2000 मिलियन का है, या कितना भी है, तो क्राउड का जो एग्रीगेट वॉइस है, उसका जो सरेराश आवाज है क्राउड की, वो बोलते जाता है। उसके पास और कोई चारा नहीं है ना, वो अगर कुछ अलग बोलेगा तो क्राउड उसको निकाल के, उसके पीछे 8-10 लोग ऐसे ही चलते हैं, उसमें से किसी को बोल देगा कि हाँ ना, ये नहीं, ये जाने दो, ये तो अपने से अलग है, अलग बोलता है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो लोग बोलेंगे कि ये तो कैसा है। करेक्ट, इसलिए तो सत्संग में कोई आता नहीं, एक विपुल भाई है नवरे या 2-4 लोग और। करेक्ट, क्योंकि उसको तो क्या है, उनकी जो गलत फहमियां है वो एकदम सही है, परफेक्ट है उसकी, वैसे कहने वाले, वैसे वैसे जो स्पाइनलेस पीपल है, वो मजा आता है उसको। आज तक आपको बताया गया कि डेमोक्रेसी 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 डेमोक्रेसी, करेक्ट, क्या है डेमोक्रेसी, आपके पास क्या पावर है कोई भी आपको मार के चला जाएगा, पुलिस आएगी, एविडेंस इकट्ठा करेगी, आपकी फाइल चलती रहेगी कोर्ट में 10 साल 20 साल। मैंने देखी, मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ गया था कोर्ट, तो वो लेडी ने सुसाइड कर ली थी कुछ 22 साल पहले, तो उसकी फाइल चल रही थी, उसके ससुराल वाले और सब थे। मैंने कहा देखो ये तो 22 साल पहले चली गई, अभी भी इसका केस वो मुद्दत पे मुद्दत, तारीख पे तारीख चलता रहता है। मीन्स पावर कहाँ है, पावर नहीं है, तो सिर्फ प्रोसीजर्स है। ना तो जज को अभी रस रहा होगा, ना दोनों वकील को रस रहा होगा,
शायद उसके पिताजी वगैरह को रस होगा, जो लेडी स्त्री थी उसके, कि इनको बराबर शिक्षा मिले, लेकिन वो भी कहाँ तक लड़े। शायद उसके पिताजी तो एक्सपायर हो गए, अभी वो उसका भाई वगैरह शायद लड़ते होंगे। तो मैंने तो ये हालात देखे, मैंने कहा देखो, करे कहाँ है पावर, देयर इज नो पावर। तो ये सब पावरलेस या ऐसा सब कुछ कहाँ से आता है? क्योंकि हमने जो सिस्टम खड़ा किया है, वो हमारे माइनस की वजह से किया है, प्लस की वजह से नहीं किया है। वी हैव क्रिएटेड द सिस्टम फॉर द एब्सेंस ऑफ मेरिट, नॉट बिकॉज ऑफ मेरिट। हमारी जो योग्यता है, वास्तविक योग्यता, उसके आधार पे हमने सिस्टम नहीं बनाए। हमारी जो योग्यता का अभाव है, उससे सिस्टम बनता है। फिर हम कहते हैं ये सिस्टम ऐसा है वैसा है। वी आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड विथ सिस्टम्स। हमें हमेशा हताशा होती है, निराशा होती है, दुख होता है। फिर हम कुछ कॉमेडी प्रोग्राम देखने लगते हैं कि चलो ये पॉलिटिक्स छोड़ो या पैसे की बात छोड़ो, और क्योंकि वहां पे सिस्टम्स काम करते हैं, और सिस्टम हमेशा इनएडिक्वेसीज पे बनी है, माइनस पे बनी है। अगर मनुष्य में माइनस नहीं है तो कोई सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। अगर देवदूती है, तो यहाँ पे पुलिस की, आर्मी की कानून की कुछ जरूरत नहीं रही। क्योंकि यहाँ पे अनटोवर्ड्स पीपल है, अयोग्य लोग हैं, इसलिए सिस्टम बना है। फिर वो लीगल सिस्टम हो, मॉरल सिस्टम हो, कोई भी रिलीजियस सिस्टम हो, वो एक इनएडिक्वेसी या सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी के कारण बना है। मनुष्य अपने आप को या दूसरों को योग्य नहीं मानता, या पूर्ण नहीं मानता, इसलिए सिस्टम है। अगर मनुष्य पूर्ण हो जाएगा तब यहाँ पे ना कोई नियम रहेगा, ना कोई कानून, क्योंकि उसकी जरूरत ही क्या है? जब सभी को सभी का भला ही करना है असल में, तो कानून, पुलिस, आर्मी कुछ नहीं चाहिए। वकील नहीं चाहिए, जज नहीं चाहिए, कोई कानून नहीं चाहिए। ये बॉर्डर्स भी नहीं है पृथ्वी पे जो हमने लकीरें खींच रखी है। प्लॉट पाड़ी रखा है, सोसाइटी में प्लॉट होते हैं, फिर एक प्लॉट बोलता है कि तमें हमारा प्लॉट में कचरो नाखो, अरे लाइक दैट ये चलता है। तो अगर मनुष्य पूर्ण हो गया तो सिस्टम तो उसका कोई वो वैनिश हो जाएगा। तो ये जो टकराव है, कन्फ्लिक्ट है, वो सिस्टम और स्पिरिट के बीच है। आत्मा और व्यवस्था, इसके बीच का ये खेल है। क्योंकि आत्मा है, उसका जो मैग्नेनिमिटी है, उसकी जो विशालता है, सब सद्गुण है, वो अभी तक निखरे नहीं है। इसलिए यहाँ नकारात्मकता है, सब कानून है, क्रिमिनल्स है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैनिपुलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन इज हैपनिंग। सभी तरह के शोषण और हेरा फेरी चलते हैं।
इसलिए बहुत सारे विद्वान है वो कहते हैं कि मनुष्य मुक्त जन्म हुआ और फिर वो कानून और नियमों के बंधन में आ गए, इसलिए वो दुखी है। तो राजनीति का काम यह है कि कानून और नियमों के बंधन से लोगों को मुक्त करे। वो कैसे हो गए? ऐसे तो मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन उसका जो फ्लावरिंग ऑफ गुडनेस है, और वो व्यक्ति अपने दिव्य स्वरूप को पहचानेगा, या सभी व्यक्ति अपने दिव्य स्वरूप को पहचानेगा, तब कोई कानून या कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को किसी का बुरा करना ही नहीं, या सभी को सभी का भला करना है। इसलिए कुछ नहीं चाहिए। दे डोंट वांट एनी लॉज। ये जो धरती का आंगन है उसका हमने वो काट के रखा है अराउंड 200 पीस, वो भी नहीं रहे। जैसे सब लोग देखेंगे कि वी आर ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स, ये सब दीवारें क्यों हमने बॉर्डर्स वगैरह सब बना के रखी है, करेक्ट? वो हंसेंगे कि ये क्या हमारे पुरखों ने मूर्खताएं की, वो हंस के भूल जाएंगे। करेक्ट? आर्मीज नहीं रहेगी, क्योंकि बॉर्डर्स ही नहीं रहे तो आर्मी कहाँ रहे? पुलिस नहीं रहेगी, कानून नहीं रहेगा, अदालतें नहीं रहेगी, तो स्ट्रेस नहीं रहेगा, तो डॉक्टर्स भी नहीं रहेंगे, हॉस्पिटल्स भी नहीं रहेंगे। आपके आदर्श विश्व में डॉक्टर्स होंगे क्या? लॉयर्स होंगे? जजेस होंगे? कानून होंगे? नहीं होंगे। जब आदर्श विश्व के बारे में हम सोचते हैं तो वहां पे ये जो चीजें है वो नहीं होगी, क्योंकि सबका हेल्थ अच्छा होगा तो डॉक्टर क्या होगा? नर्सिस कहाँ होगी, या वार्ड बॉय कहाँ होगा, या पुलिस कहाँ होगा, या आर्मी कहाँ होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं देखता हूँ मेरे क्लास में लोग हैं तो वो लिखते हैं कि मेरे पति का हॉस्पिटल है, उसमें हर रोज 150 दर्दी आने चाहिए। तो उनका जो संकल्प है वो 150, हर रोज 150 लोगों को बीमार करने का है, इसलिए बीमार होते। अगर उसने जरा भी थोड़ा अक्ल लगाया होता तो बोलेंगे कि मेरे डॉक्टर का हॉस्पिटल बंद हो चुका है। देखो, आमतौर पे हम सफल डॉक्टर किसको मानते हैं? जिसका हॉस्पिटल भरा है उसको, या जिसका हॉस्पिटल खाली है उसको? आमतौर हम मानते हैं कि जिसका हॉस्पिटल भरा है, जो एकदम व्यस्त है, जिसके पास टाइम नहीं है पूरा, हाँ, वो एक सफल डॉक्टर है। असल में वो निष्फल है। उसका काम क्या है? उसके इलाके में स्वास्थ्य का निर्माण करना। तो उसमें वो विफल गया है, इसलिए उसका हॉस्पिटल सिक लोगों से, अस्वस्थ लोगों से भरा है, तो वो तो फेल है। लेकिन हम क्या मानते हैं? यही वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। असल में वो एक अनटोवर्ड डॉक्टर है। अगर वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर है, करेक्ट, तो उसका दवाखाना कब का बंद हो गया होता, क्योंकि उसने उसके जो इलाका है वो इलाके में वो उसने स्वास्थ्य का निर्माण कर दिया।
तो अभी वो डॉक्टर कविता लिखता होगा या पेंटिंग करता होगा या और कुछ करता होगा, क्योंकि उसके इलाके में उसने स्वास्थ्य का निर्माण किया। लेकिन हमारा जो प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट है, असल में प्रैक्टिकल शब्द क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये कॉन्ट्रैक्टर होते हैं हमारी लाइन में, वो पूछते हैं साहब प्रैक्टिकल है ना, मीन्स भ्रष्ट है ना, ऐसा पैसे लेके सब निपटा देंगे ना, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे ना ऐसा। फिर बोलते हैं हाँ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का सीधा साधा शब्द है, अच्छा शब्द है। ऐसे किसी साहब को बोले कि साहब आप प्रैक्टिकल हो तो उसको मजा आएगा, लेकिन आप बोलेगे कि आप बिल्कुल करप्ट हो तो मजा नहीं आएगा। तो जो प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट क्या है, आमतौर पे हम किसे सक्सेसफुल डॉक्टर मानते या किसे हम सक्सेसफुल एडवोकेट मानते, या हम किसे सक्सेसफुल नेता मानते हैं। नेता का मूल काम यह है कि लोग इतने जागरूक हो जाए, इतने होश में आ जाए कि उसको कोई नेता की जरूरत ना रहे। वही तो नेता का काम है। हाँ, उसका जो मत विस्तार है उसका, या जो भी पूरा विश्व ही समझ लो, वो उसका मत विस्तार पूरा विश्व समझ। तो जय कृष्णमूर्ति बहुत खूबसूरती से कहते हैं कि एक शिक्षक का काम क्या है। A teacher is one who makes himself progressively unnecessary. शिक्षक का काम यह है कि धीरे धीरे उसकी कोई जरूरत न रहे ऐसी परिस्थितियां निर्माण करना। मीन्स बिना क्लास है तो भी चलता है, वो क्लास में नहीं है तो somebody teaches another, वो लड़का दूसरे को, तीसरे को, ऐसे ही वो उसकी गैरहाजिरी में भी साला स्कूल अच्छा चलता है, पढ़ाई अच्छी होती है। वैसे ही एक गुरु का काम है कि वो प्रोग्रेसिवली अपने आप को अननेसेसरी करता है कि अभी मेरा कोई काम नहीं है। तो वो गुरु फिर फालतू है। तो अपने आप को फालतू बनाना वही एक सच्चे गुरु का लक्ष्य है। जैसे मैंने एक स्टोरी सुनी है, ये तो सच है एकदम। ये मैं गांधीनगर में एक हजाम के पास गया था, जो नाई होते, बाल काटते थे। तो पहली बार मैं उसके पास गया, मैंने फिर ऐसे ही बातों बातों में टाइम पास करने के लिए इसे पूछा कि आपने ये कहाँ से सीखा। तो बोलते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक के बाल काट लेने दो फिर मैं बताता हूँ, हम दोनों चाय पियेंगे। मैंने कहा ठीक। तो बाल काट लिया, फिर हम दोनों बैठे। वो नाई ने बोला कि हमारा जो गांव है उसमें एक नाई काका थे। तो वो क्या करते थे, सब बच्चों को सिखाते थे कि चलो मेरे आके सिखाओ। तो पहले वो दाढ़ी बनाना सिखाते थे, ये कैसे शेविंग। तो वो क्या करते थे कि जैसे ही बच्चे को आया एक बार दिखा दिया, वो का खुद करते थे। फिर दूसरी बार कोई कस्टमर आया ना, तो वो साबुन वाबुन लगा देते थे, फिर कुछ बहाना करके चले जाते थे।
तो वो जो कस्टमर है वो गुस्से हो जाता था इसके ऊपर, क्योंकि दुकान में फिर वो जो विद्यार्थी है वो एक ही रहता था, तो वो डरता डरता उस तरह चला जाता। करेक्ट। और ऐसे ही फटाक से वो दाढ़ी सीख जाता। तो वैसे ही वो बाल काटने आता है तो उसको बिठाते हैं, ये सब लगाते हैं, फिर अचानक कुछ बहाना बना के चले जाते। करेक्ट। इसलिए वो अभी ये सब हो गया, तो वो जो विद्यार्थी है वो अकेला रहा। तो बोलते हैं क्या करते हो, चलो काटो चालू करो। वो कस्टमर है जो ग्राहक है वो बोलते, तो फिर वो बाल काटने लगता फटाफट। वो तो कह नहीं सकता कि मैं तो यहाँ सीखने आया हूँ। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे उसने नाई बनाए। वो खुद भाग जाते, साबुन लगा के भाग जाते, या उसको कपड़ा पहना के बाल काटते पहनाते, वो पहना के बाल। तो आज वो उसके विद्यार्थी है वो इतने तैयार है कि कोई कोई बहुत सारे विद्यार्थी उसको तो महीने में 50-50 हजार से ज्यादा वो कमाते हैं अपना सैलून डाल। और वो बोलते हैं कि वो चाचा है। करेक्ट। वो बोलते हैं अभी तो मर गए, लेकिन हम सब उसको सलाम करते हैं मिलकर। करेक्ट। तो उसको नहीं आता था, लेकिन उसके सर पे डाल दिया कि करो, तो फिर आदमी ऑटोमेटिक 2 या 3 बार निष्फल होता है, लेकिन फिर वो कर देता है। तो ये क्या किया, वो हट गए तो दूसरे 10 हो गए। तो अपने आप को विलुप्त करने की जो कला है वो एक शिक्षक में होती है, और वही उसका उद्देश्य है कि मैं बेवड़ा बन जाऊं तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जो सीखने सिखाने वाले हैं वो सब तैयार है अब। सो आई कैन हैव माय ओन फ्रीडम टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू। मैं अभी मुक्त हूँ। तो दिस इज द क्रिएटिंग स्पेस। गुरुजी ने एक पूरा सत्संग है, क्रिएटिंग द स्पेस। हमें हम कहीं से हट जाते हैं, वहां एक स्पेस क्रिएट होता है। हम फिर कहीं और जाते हैं, वहां से भी हट जाता है, तो वहां भी स्पेस क्रिएट होता है। ऐसे हमें मूव ऑन करना रहता है, तो हर जगह स्पेस क्रिएट होता है, वहां और लोग आते हैं। क्योंकि हमने स्पेस क्रिएट किया तो वो लोग भी स्पेस क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद और लोग तैयार होते हैं, और लोग तैयार होते हैं, और लोग तैयार होते हैं। तो यही तो रियल मॉडल है जो जय कृष्णमूर्ति का है, गुरु जी का है। आप गुरु जी का वो सत्संग अवेलेबल है ऑडियो कैसेट में, क्रिएटिंग द स्पेस। तो ये जो सच्चे लीडर है वो चले जाते हैं, हाँ, फिर अपना लाइफ एंजॉय करते हैं। कई बेंच पे बैठते हैं गार्डन में, सनशाइन जोते हैं, सनसेट जोते हैं ना। दे जस्ट रिलैक्स बिकॉज they have created a space, and because they have set an example of creating a space, the people behind him also create the space. तो ये एक परंपरा बन जाती है अपने आप को क्रमशः बिन जरूरी बनाने की। यही गुरु परंपरा है। लेकिन कुछ लोग हैं, हम क्या अक्सर सोचते हैं, हाँ कोई आदमी जरूरी है तो हम सोचते हैं हाँ ये महान है, बहुत ग्रेट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर उसके बिना काम नहीं चलता है तो वो एक फॉलोअर लीडर है, वो एक लीडर लीडर नहीं है। कुछ होने के लिए अगर उसका होना जरूरी है
then he has failed in his mission. तो आमतौर पे हम देखते हैं कि हम बिल्कुल हमारा जो समझ है वो अलग है, उल्टा है। सपोज जो प्रैक्टिकल समझ है वो उल्टा है। जैसे एक जोक है, तो एक रेस्टोरेंट में एक आदमी गया, उसने खाना खाया, फिर और मंगवाया और खाना खाया, फिर और मंगवाया और खाना किया, ऐसे पूरा बहुत बड़ा बिल हो गया। तो वो वेटर वो बिल लेके आया, तो ये आदमी तो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, आपको जो करना है करो। तो वो वेट उसको लगा कि वो वेटर गुस्से हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बदले वेटर ने नाचने लगा और अपना कोट वोट सब डाल दिया एकदम। तो वो कस्टमर को आश्चर्य हुआ कि यार साला ये क्या हुआ। आमतौर पे तो वेटर जाके मुझे पकड़ लेगा, ये करेगा, उसके बदले ये खुश हो गया मैंने पैसे दे दिए। तो फिर वो वेटर को पकड़ के पूछता है, अरे भाई क्यों खुश होते हैं, मैं पैसा नहीं दे रहा। तो क्या कुछ नहीं, कि मैं भी कस्टमर था एक वीक पहले, मैंने भी आपकी तरह ही सब कुछ खाया, ये किया, फिर बिल नहीं दिया। फिर यहाँ का जो मालिक है उसने मुझे पकड़ लिया कि चलो बिल मत दो, लेकिन यहाँ ये नौकरी करो, जब तक दूसरा ऐसा आदमी नहीं आएगा तब तक तुझे ये कर दिए, और आज तू मिल गया तो अभी कर तू वेटर, मैं ये चला घर। So if you are relieved of your duty, that is the greatest boon that nature has showered on you. अगर आपको आपके कर्तृत्व से मुक्त किया जाता है, या आपका जो पद है उससे आपको मुक्त किया जाता है, या आप मुक्त हो जाते हैं, तो वो आपके लिए आशीर्वाद है। यहाँ भी बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिला, या तो वो निराश हो गए या उपद्रव करते हैं, पता नहीं जो भी मुझे। लेकिन जिसको टिकट नहीं मिला, असल में ईश्वर ने या कुदरत ने उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। कि भाई तू ऐसी जगह जाने का रहने दे, यहाँ पे सब खटपट और उपद्रव चलेगा 5 साल तक। इसके बदले तू अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ गीत संगीत नृत्य जो भी तुम्हारे हॉबीज है, यू फॉलो इट। करेक्ट। तो ये तो दुआ है, या ये तो एहसान है ईश्वर का, या कृपा है, अल्लाह का करम है कि तुम्हें टिकट नहीं मिला। तो इसमें से भी जो हार जाएगा उसके ऊपर कृपा होगी ईश्वर की, वो घूमेगा, ये करेगा। वो जो जीत गया उसको वो इस्त्री टाइट कपड़ा पहनने का, ये करने का, सब नाटक करने का, सब उपद्रव सॉल्व करने का, वो हजारों वो उपद्रव सेट करेगा 5 साल में, जो विधायक होगा या एमपी होगा। और जो हार गया करे, वो कुछ नहीं है, उसके पत्नी के काम आएगा, उसकी सब्जी ठीक कर देगा या उसको घर काम में मदद करेगा, करेक्ट। तो उसका जीवन सुंदर बनेगा। जो हारा या जिसको टिकट नहीं मिला, उनका सबका जीवन सुंदर बनेगा। एक उसमें सुख शांति सब रहेगा, और वो प्रोडक्टिव रहेगा ना, वो सेवा करेगा कि चलो अगली बार अगर टिकट मिल जाए या टिकट मिल गई तो मैं जीत जाऊं। तो वो सेवा करेगा, सच्ची सेवा करेगा, भले सच्ची नहीं है लेकिन फिर भी वो सेवा करेगा। और जो जीत गया वो क्या करेगा, वो उपद्रव करेगा कहीं और जाके।
बड़े बड़े व्यापारी और कॉन्ट्रैक्टरों से मिलेगा और सब जो भी वो नहीं करना चाहिए वैसा करेगा। तो ये हम देखते हैं कि जिसे आमतौर पे हम एक प्रैक्टिकल विश्व में आज जो एक एहसान है, प्रकृति का एहसान है, कुदरत का एहसान है, गुरु जी का एहसान है, उसको हम श्राप की तरह देखते हैं कि ये तो कोई श्राप है। जिसको टिकट नहीं मिला वो देखता है कि देखो ये श्राप है। ऐसा नहीं है। तुम वो जगह से ओवर क्वालिफाइड हो, तुम्हारा जो अंतरात्मा है वो खिला हुआ है। तुम ये जगह के लायक नहीं हो, इसका मतलब ये भी है कि तुम इससे ऊपर की जगह के लिए लायक हो। आप संत बन सकते हो, शासक नहीं बनना है। तो संतत्व का रास्ता खुलता है। देखो, आमतौर पे लोग देखते हैं कि देखो मुझे ये सीट के लिए लायक नहीं माना गया। इसका मतलब कि आप दो है, या तो आप ये सीट है वो आपके लिए ऊंची है, या ये सीट आपके लिए नीची है। असल में ये सीट से आपका जो वजूद है वो खिल चुका है। ये सीट में एडजस्ट नहीं होगा। आप ये सीट से काफी बड़े हो चुके हैं, करेक्ट। आपका पिछवाड़ा सब फिट फिट हो जाएगा, इस पर तकलीफ में रहेगा। So you have grown bigger than the seat itself. और कोई भी सीट है, पद है, उसका काम वही है कि वहां जो बैठे उसको इतना बड़ा बनाए कि उसको वो सीट की आवश्यकता न रहे। हर एक सीट का यही तो असली उसका मकसद है कि the person who is sitting on that seat, he grows so bigger that he can leave that seat for another person to grow. वो सीट छोड़ सकता है ताकि वो कोई बौना आदमी उसमें बैठकर फिर वो भी 5 साल में बड़ा हो जाए दिल से। वही वो सीट का मकसद है असली। जब किसी को टिकट नहीं मिला गया तब उसको बोला गया कि आप तो सामाजिक है, राजकीय नहीं है। असल में संदेश क्या है? आप राजकीय नहीं है, सामाजिक है। तो ये तो कोई उसका अपमान नहीं है, जरा भी नहीं। ये तो उसका बहुमान है कि आप सामाजिक ही रहिए, आप ये झमेले में मत पड़िए। ये छोटी सी जगह है where people jostle for power or petty things. तो अगर आपको मिले कहीं से भी, तो गुरु जी का जो है क्रिएटिंग स्पेस, आपको कहीं पे जमा के अपनी बैठ नहीं जाना है। पद प्रतिष्ठा इत्यादि जमा के बैठना नहीं। कहीं you have to move for different things or bigger things in life. हजारों चीजें हैं आपके जीवन के लिए, जो आगे बढ़ाने के हजारों उपाय है और दुनिया को जरूरी भी है। करेक्ट। तो वो सब गुरुजी ने दिए हैं, प्रोजेक्ट्स है। They may go for projects, no problem. तो किसी भी व्यक्ति को ये सीखना है
कि कैसे उनके बिना सब चले। अगर वो छुट्टी पे है तो भी सब काम हो जाए, अगर वो नहीं है तो भी काम अच्छा सा हो जाए। एक जो असली पिता है वो क्या चाहता है? वो ये नहीं चाहता कि मेरे होते ही सब परफेक्ट। वो यात्रा पे चला जाता है 5 दिन, पहले 3 दिन जाता है, तो बच्चे एडजस्ट कर लेते, फिर 5 दिन जाता है, फिर 7 दिन जाता है, फिर 2 वीक या 1 महीना चला जाता है, और वो खुश होता है भीतर से कि अच्छा चलो मेरे बिना ये मेरा घर है, जो कारोबार है वो अच्छा चलता है। यही तो उसकी वास्तविक सफलता है, कि उसके बिना भी उसका जो बिजनेस है, उसका जो दुकान है, फैक्ट्री है, घर है, जो कुछ भी है, उसकी पार्टी है अगर पॉलिटिक्स में है तो, या उसका सत्संग है, वो उनके बिना भी चलता है। वही उसका साफल्य है। जीवन का जो साफल्य है वो यही है कि आपके बिना कुछ चले, क्योंकि आपके बिना ही कुछ चलेगा इसका मतलब आप मुक्त है अभी। नाउ यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर एंड फ्री टू डू ना योर हॉबीज है कुछ भी, और यू आर फ्री टू डू नथिंग, यू आर फ्री टू मेडिटेट because the things around you, it runs automatically by people. So you are no longer needed. आपका जरूरत नहीं है किसी को, तो ये आशीर्वाद की स्थिति है, क्योंकि आपका जरूरत नहीं है इसलिए आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसलिए आप बगीचे में जाकर बैठ सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं। करेक्ट, आप मुक्त है, और आप मुक्त है तो आप आनंद में है, और आप आनंद में है तो आप यू आर क्रिएटिंग मोर स्पेस। तो यही तो जीवन है। अगर हमारी जरूरत नहीं रहती, उससे बढ़िया आशीर्वाद कोई नहीं है। एक जो असली पिता है वो देखता है, वो खुश होता है कि देखो मेरे बगैर चला। ठीक है, थोड़ा 19-20 होगा, लेकिन इट इज ऑलवेज देयर। जब गाड़ी पटरी बदलती है तो थोड़ा 19-20 होता है, ठीक है, होता है। जो एल्डर्स है, कहीं पे भी है, कोई भी समाज में है, राजनीति में है, धर्म में है, संप्रदाय में है, या कोई भी समूह में है, उसका जरूरत न रहे वैसे लोगों को तैयार करना करे, और वो लोग फिर संभाल लेते हैं। फिर बोलते हैं बापा तुम्हें आगा दे हो नड़ो सो। तो वो ये बाप के लिए इंसल्ट नहीं है, ये बाप का सर्वोच्च सम्मान है कि नाउ यू आर नो लॉन्गर नीडेड, हम सब संभाल लेंगे। फिर वो पिता है, वो उसको सब उपलब्ध होता है, जीवन का जो सौंदर्य है, सूर्योदय है, सूर्यास्त है, छोटा सा वॉकिंग है, बहुत सारी या हॉबीज है या मिशंस है, जैसे पेड़ लगाना, ये तो वो फालतू बनने की कला है। कोई भी मैनेजर है तो गुड मैनेजर में अलग बात है, लेकिन जो ग्रेट मैनेजर है,
they make themselves progressively unnecessary. धीरे धीरे क्रमशः स्टेप बाय स्टेप वो अपने आप को बिन जरूरी बनाते हैं, अननेसेसरी बनाते हैं। एक सच्चा राजनेता है, एक समाज का जो वडील है, वो धीरे धीरे ना ही विड्रॉस कि मेरे बगैर ये समाज चलता है, मेरे बगैर ये कुटुंब चलता है, मेरे बगैर ये एरिया चलता है ना, मेरे बगैर सब कुछ चलता है। इससे आनंद की बात क्या है? नए बच्चे आते हैं, उसमें नया उत्साह होता है, उसके पास नए ख्यालात होते हैं, नए रास्ते होते हैं, नया उमंग होता है, नई ऊर्जा होती है। और ये सब ये देख के खुश होता है असली पिता। तो असल में यही तो प्रोग्रेस है। सच्ची प्रगति या सच्ची विकास क्या है? ये है अपने आप को धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली मीन्स क्रमशः फालतू बनाते जाना। कि कोई आपका मार्गदर्शन भी लेने ना आए। आप है मार्गदर्शक मंडल में, लेकिन अगर मार्गदर्शक मंडल में भी मार्गदर्शन लेने आए, उसका मतलब आप फेल हो गए, क्योंकि आपने उसको बराबर सिखाया नहीं, इसलिए मार्गदर्शन लेने आए। करेक्ट? तो आप मार्गदर्शक मंडल में बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं कि सोए हैं कि हमेशा के लिए सो गए हैं, कोई मार्गदर्शन लेने भी नहीं आता। तो दैट इज द मोस्ट परफेक्ट वर्ल्ड दैट अ मैन कैन क्रिएट अराउंड हिम। यही तो प्रगति है। या तो बिठा दिया है मार्गदर्शक मंडल में, करेक्ट, लेकिन कोई मार्गदर्शन लेने नहीं आता। तो यही तो असली सफलता है, क्योंकि उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके साथ वाला नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि एक आदमी ऊपर जाता है एक स्टेप, टॉप का आदमी, तो नीचे 5 आदमी ऊपर जाते हैं, उसके नीचे 25 आदमी ऊपर जाते हैं, उसके नीचे 500 आदमी एक एक स्टेप ऊपर जाते हैं। अगर वो आदमी वहां पे रहता है तो सब जहां है वहां ही रुके रहते हैं, और फिर उसमें बोर्डम पैदा होता है, नफरत पैदा होती है, कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, युद्ध पैदा होते हैं, और बहुत सारे मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशंस आर हैपनिंग। करेक्ट। तो आज हमने देखा कि क्रिएटिंग स्पेस क्या है, और बहुत सारे ऐसे सदनसीब लोग हैं जो ये क्रिएट कर पाते हैं अपने आसपास, अपने आप को प्रोग्रेसिवली अननेसेसरी बनाते। जैसे एटीएम है, तो बैंकर ने अपने आप को अननेसेसरी बना दिया। पैसा निकालना है, ले निकाल लो, डालना है चलो डाल दो, स्टेटमेंट चाहिए चलो स्टेटमेंट ले लो। तो फिर बैंकर का मूल काम क्या रहा? वो डिपॉजिट लेना और लोन देना, दो ही काम रहे उसके पास। ये जो पेरिफेरल वर्क है वो सब मशीन को दे दिए। तो जो टाइम बचा बैंक कर्मचारी, वो अपना मूलभूत जो बैंकिंग क्या है, लोगों के पास से डिपॉजिट लेना अगर उसके पास ज्यादा है तो, और उसके पास कम है तो लोन देना कारोबार के लिए, जरूरतों के लिए। करेक्ट। लेकिन क्या हुआ था बहुत साल पहले, 20 साल पहले या उसके पहले, उन्होंने हड़ताल कर दी थी कि ये आ जाएंगे हम, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, जो आपका कोर, जो केंद्रीय आपका कर्तव्य है, वो डिपॉजिट लेना और लोन देना। तो ये जो बाकी का जो मशीन्स कर देंगे,
उसको कार्ड दे दिया, ये दे दिया, सब ऑटोमेटिक होता है। और अब तो ऐसा है कि लोन के लिए भी ऐप आ गए। मैंने सुना है, वैसे डिपॉजिट के लिए भी आ जाएंगे कुछ न कुछ, शायद अभी होता भी होगा, आई डोंट नो। तो हमने देखा कि ये एक आशीर्वाद है। शुरू में वो लगता है कि ये श्राप है, ऑफ कोर्स। पहली बार, 2 बार, 3 बार लगता है कि ये मुझे बुलाया क्यों नहीं, ये मेरी बात क्यों नहीं मानते, मुझे पूछा क्यों नहीं, अच्छा वो सब है, मुझे जानकारी में क्यों नहीं रखा। अरे नहीं रखा भाई, तू कोई सिकंदर है क्या, मैं कोई सिकंदर हूँ? नहीं। और सिकंदर भी मूर्ख था। करेक्ट। तो वो एक अलग बात है, लेकिन जहां पे भी हम है वो जगह हम छोड़ेंगे तो कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ इनोवेटिव, कुछ मोर क्रिएटिव, मोर एंजॉयबल, मोर रिलैक्स्ड ना। यहाँ पे इनफाइनाइट कर्म है। गुरुजी कहते हैं कि कर्म है वो अनंत है, आप कितने भी करो, देयर विल स्टिल मोर टू बी डन। तो कर्म जालम महाअरण्यम चित्त भ्रमितम कारणम। और यहाँ इतना सारा सब कुछ करना है कि मनुष्य का चित्त भ्रम हो जाता है। चाय पीते रहते हैं कि क्या करे यार, इसमें तो इतना सारा। और अगर आपने इतना सारा कर दिया फिर भी उससे 10 गुना बाकी रहेगा। सो ऐसा कोई नहीं है कि आप बिना कोई आपके पास कुछ रहेंगे। There will always be new ways of thinking, new ways of doing, new ideas will be there, new people will be there, नई सोच होगी, नई ऊर्जा होगी। You will be sparing yourself for something bigger, something better, something more interesting. तो आज हमने देखा about creating the space, making oneself progressively unnecessary। अब जो भी है धीरे धीरे आपकी जरूरत न रहे। देखो टेक्नोलॉजी तो ये कर ही रही है। बहुत सारी ट्रेन है, मैंने 1-2 देखी कि वो रिमोट से चलती है अभी, असली ट्रेन। तो धीरे धीरे ट्रेन भी रिमोट से चलेगी। बोलते हैं कि अभी टेस्ला ने वो सब कार और ट्रक ऐसे बना रहे हैं जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं रही। तो ड्राइवर लोग बहुत बड़ा विरोध करते हैं। ठीक है, वो उनकी जगह, उनकी समस्या है, लेकिन ऑटोमेशन आता ही जाता है। तो वो लोग कहीं और, जैसे हमने आगे के सत्संग में देखा था, गॉड वांट्स यू टू बी रिच। हमारे लिए नई संभावनाएं हमेशा खुलती रहती है, लेकिन इसमें हम आदी हो गए होते हैं, आदत हो गए, एडजस्ट हो गए। इसमें से उसमें जाने में हमें कठिनाइयां होती है। तो हम वो कठिनाइयों के कारण जो पुराना है, जो अभी उसका जो बेमतलब है, बेबुनियाद है, ऐसी चीजों को हम पकड़ के अपना और बाकी लोगों का जीवन बर्बाद करते हैं। तो आज हमने देखा, एंड समहाउ I started with democracy, and what is democracy? It is about creating the space. आप ग्रो हो गए, अभी और कोई ग्रो होगा, फिर वो भी जगह छोड़ देगा, कोई नया ग्रो होगा। 35 का युवान, फिर 30 का युवान ग्रो होगा, फिर 25 का युवान ग्रो होगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि देश का नेता 18 साल का होगा और बाकी सब लोग हैं वो उसको सपोर्ट करते होंगे। ये नॉर्थ कोरिया में हुआ। जब वो तानाशाह मर गया तब उसका 4 बेटे थे, तो उसने जो यंगेस्ट है उसको वो गद्दी दे दी। क्यों? क्योंकि बड़ा था वो 10 साल चला था, फिर वो 10, इसके बदले ये यंगेस्ट को दे दी।
तो 40 साल तक वो एक ही वो चलता रहेगा, एक ही पॉलिसी, एक ही मार्ग। करेक्ट। तो हर बार हर 10 साल के बाद कंट्री का जो कोर्स है, देश का जो दिशा है, वो बदलेगा नहीं, एक ही रहेगा। तो वो जो भी दिशा है वो सही है या गलत है, उसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है। लेकिन व्हेन द यंगेस्ट वन इज इन द पावर, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। ठीक है, वो गलतियां करेगा, ये करेगा, होता है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है। करेक्ट। लेकिन फिर उसमें से ही वो सीखता है। क्लीनर, सब जो ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, वो कभी ना कभी क्लीनर ही थे। ड्राइवर का हुक्का भरते थे, वो कांच साफ करते थे, टायर का प्रेशर उतर के चेक करते थे, डीजल देखते थे, गाड़ी साफ करते थे। फिर वो धीरे धीरे वो ड्राइवर ने उसको दिया, खाली रास्ते पे दिया जहाँ ट्रैफिक नहीं है, वैसा है। फिर थोड़ा ज्यादा दिया, ज्यादा दिया, तो फिर वो क्लीनर भी ड्राइवर बन गया। फिर ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सिखाया, लाइसेंस लिया, फिर वो भी ड्राइवर हो गया। फिर उसको भी अनुभव हो गया। फिर वो भी साइड में एक रखता है क्लीनर। तो वो क्लीनर कोई नहीं है, वो ड्राइवर ही है। लेकिन ये ड्राइवर की ट्रेनिंग में है। यहाँ पे कोई क्लीनर नहीं होता, सब ड्राइवर है। और यही तो आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता क्या है कि व्यक्ति को अपना विकास करना है। करेक्ट। और दूसरे व्यक्ति को भी आत्मनिर्भर बनाना है। वो जो है वो दूसरे 5 लाख लोग, 10 लाख लोग वो उसके सामने सलाम करे, वो तो एक राजनीतिक चीज है, वो धार्मिक चीज नहीं है। वो एक शासकीय व्यवस्था है, वो एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर नहीं है। तो ठीक है, आज हमने देखा कुछ चीजें हैं वो कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन मैं जैसा देखता हूँ वैसा मैं बताने का रखता हूँ। लफ्ज थोड़े इधर उधर भी हो सकते हैं। तो 3 बार आपको क्रिएटिंग द स्पेस पढ़ना है या सुनना है, गुरुजी का है तो उसका ट्रांसक्रिप्ट भी कहीं पे है लिखा हुआ, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये 3 बार सुन सकते हैं। और यही मुक्ति और आनंद का भी मार्ग है, क्रिएटिंग द स्पेस। करेक्ट। आपके बच्चों की शुभेच्छा बनी रहेगी आपके साथ, आपके बच्चों का स्नेह बना रहेगा। When you are creating the space for them, तो बच्चे का तालीम भी होगा, उसकी शक्तियों का प्रागट्य होगा। ठीक है, एक्सीडेंट्स तो होते ही है, जीवन खुद एक हादसा है। तो सम ऑफ द टाइम और मोस्ट ऑफ द टाइम हादसे जीवन के लिए अच्छे होते, क्योंकि जीवन खुद एक हादसा है। इट्स एन एक्सीडेंट, बाय एक्सीडेंट वी आर हियर, एंड बाय एक्सीडेंट्स एवरीथिंग इज रनिंग ऑन डिफॉल्ट। तो आज मैं सोच रहा था कि बहुत सारी हमारी गलत फहमियां है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो हम जरा ठीक से बैठे या गुरुजी का जो उसके बारे में दर्शन है, तो उसका गुरुजी का फलसफा है या उनका जो विजन है, दृष्टि है,
वो भी तो हम देखें, क्योंकि वो बेसिकली मुक्ति का, आनंद का और प्रेम का मार्ग है। कहीं पे हम चिपक गए तो ऐसे सामने से तो सलाम करेंगे, लेकिन उसका जो वास्तविक शुभेच्छा है, उसका जो वास्तविक स्नेह है, वो हमें नहीं मिलता। तो जो सीनियर्स है, आगे बढ़े हुए लोग हैं, 40 के ऊपर, 45-50, ये दे आर नोवेयर एंड एवरीवेयर। ऐसे वो कहीं नहीं है, उसके पास कोई पद नहीं है कि कोई विशिष्ट उसकी जिम्मेवारियां या अधिकार नहीं है। इसका मतलब दे आर फ्री टू क्रिएट द थिंग्स, न्यू थिंग्स, और दे में create some more ways, or they may indicate towards more ways. कुछ नए रास्ते इंगित कर सकते हैं, इशारे कर सकते हैं, और वो अपना जीवन ब्यूटीफाई कर सकते हैं। अंततः ये सब क्यों है? सत्ता है, पावर है, जो सौंदर्य है, सुंदरम सत्यम शिवम क्यों है? It beautifies our life. It beautifies the people around us. It beautifies the objects around us. It beautifies any topic around us. सत्यम और शिवम, ईश्वर और सत्य, हमेशा ये सब हमारा जीवन को सुंदर बनाने के लिए है, रिलैक्स, आरामदायक बनाने के लिए, ताकि हमारा शुभेच्छा बना रहे, हमारा आशीर्वाद बना रहे, और हमारी मैत्री भी सभी के साथ बनी रहे। जय गुरुदेव। प्रार्थना करेंगे। ओम ओम ओम। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।